छात्रों, हम आप सब जानते हैं कि हम प्रतिदिन फिजिक्स के नए नए वीडियो लेकर आते हैं। आज हम फिजिक्स का अध्याय 11 द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति इस अध्याय के बारे में सुनेंगे। इन अध्यायों में जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ही सटीक, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होता है। आप अगर इस हिसाब से पढ़ते हो तो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप 90% से भी अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। साथ में आगे जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह जो चैप्टर है बहुत ही काम में आएंगे आपको। यहाँ पर जो भी थ्योरी, परिभाषा सब नोट्स सहित लिखाया जाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नया अध्याय देखते हैं। अध्याय 11 द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर मतलब द्वितीय प्रकृति, मैटर मतलब पदार्थ या द्रव्य, रेडिएशन मतलब विकिरण। द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन, सब पहचानते हैं इसको। ऋण आवेशित कण होता है ना। इस पर आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, है ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातु की बात करते, हम जानते हैं कि किसी भी धातु में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं इधर उधर। धातु के अंदर धनायन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और धातुएं चूंकि चालक होती है तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन कभी भी धातु के पृष्ठ को पार करके बाहर नहीं निकलते, ठीक है, सामान्य अवस्था। परंतु अगर हम इस धातु को बाहर से ऊर्जा दे किसी भी प्रकार की, तो धातु के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस अध्याय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो हम जानते हैं कि किसी भी धातु में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये धातु के अंदर घूमते हैं, पर धातु की सतह को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाते। इसका कारण ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा नहीं होती। अगर मान लो बाहर से अपन इनको ऊर्जा दे दे किसी प्रकार की, तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो उस घटना को, जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने लगते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। मतलब किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, लिख लेते अपन। किसी धातु के तल से, किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, जैसे भी कह सकते हैं किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए इस धातु को ऊर्जा देना आवश्यक है। तो वह कम से कम ऊर्जा जो देने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं उसको हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। इधर ध्यान दो, सब लोग इधर इधर नजरे होना चाहिए सभी की, है ना। तुम लोग बात करते हो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है भाई।
अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए अगर हम इसको हमको ऊर्जा देना पड़ता है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा यानी कम से कम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं। एक परिभाषा यहाँ पर आ जाती है कार्यफलन की, तो उसको भी लिख लेते हैं। हेडिंग दे दो इसी में, कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर से सूत्र होता है एच न्यू। फाई बराबर एच न्यू, जहाँ एच जो है इसको हम प्लांक नियतांक कहते हैं, यानी में पढ़ा था, और न्यू जो है इसको विकिरण की आवृत्ति कहते हैं। जहाँ एच प्लांक नियतांक है, इसका मान भी चाहो तो आप पता होगा, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल गुणित सेकंड। और न्यू जो होता है इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। ये विकिरण की आवृत्ति है। कभी कभी पूछ लेते हैं भाई कार्यफलन किससे करते हैं 2 नंबर में, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, फाई बराबर से होता है एच न्यू। एच क्या है? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है। 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल गुणित सेकंड इसका मान होता है। न्यू विकिरण की आवृत्ति है, या इसको देहली आवृत्ति भी कहते हैं। तो बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? नाम से पता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे उत्सर्जन होगा? धातु से, किसी धातु की तल से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। अब हम किसी धातु को 4 प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। उसके बारे में देख। सबसे पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन, और चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। आगे देखते हैं अगले लाइन से। किसी धातु तल से किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जा सकता है। किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला देखते हैं, पहले चारों के नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन इंग्लिश में बोले तो थर्मल इमिशन। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नंबर 3 क्षेत्र
उत्सर्जन, फील्ड इमिशन, और नंबर 4 द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। किसी भी धातु पृष्ठ को हम 4 प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। सबसे पहला है तापायनिक उत्सर्जन। नाम से पता चल रहा, तापायनिक मतलब गर्म करेंगे यहाँ पर वस्तु धातु को। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और तीसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन, और चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। बारी बारी से अपन पढ़ते। सबसे पहला डालेंगे भाई तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन। देखते हैं अपन क्या होता है। जब भी हम किसी धातु सतह से को गर्म करते हैं, तापायनिक यानी गर्म करना, जैसे मान लो ये धातु है, तो जब भी हम किसी धातु सतह को गर्म करते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम तापायन कहते हैं, और इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आई? किसे कहते हैं? जब भी किसी धातु की सतह को हम गर्म करते हैं, धातु को गर्म करते हैं, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं, और इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना का अध्ययन सबसे पहले सन 1873 में वैज्ञानिक एडिसन ने किया था। आपको पता होगा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब की खोज की थी ना। हाँ, इसी से बनाया था उसने। चलो लिख लेते हैं इसको। तापायनिक जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन तथा इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम 1873 में वैज्ञानिक एडिसन ने किया था। उनके अनुसार किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए धातु में 2 गुण होना चाहिए। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु में निम्नलिखित 2 गुण होने चाहिए। किसी भी धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए धातु में निम्नलिखित 2 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण, जो धातु का गलनांक है वह अधिक होना चाहिए। धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए। नंबर 2, अब धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए मतलब क्या कि अगर हम धातु को गर्म करें तो जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, है ना। अर्थात उसे गर्म करने पर जल्दी न पिघल जाए। ठीक है, मतलब कम ताप पर ही पिघलना नहीं चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, क्योंकि भाई धातु पिघल जाएंगी तो फिर क्या कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उससे। नंबर 2, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। अभी अपने पढ़ा कार्यफलन के बारे में।
वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, अर्थात कम ताप पर गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। ठीक है, ये दो गुण होना चाहिए। इस आधार पर एडिसन ने बताया कि टंगस्टन एक ऐसी धातु होती है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, और इसमें अगर कार्बन मिला दे तो थोरिया युक्त जो टंगस्टन होता है वो तापानिक उत्सर्जन के लिए सबसे उपयुक्त धातु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि थोरिया युक्त टंगस्टन तापानिक उत्सर्जन के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। थोरिया युक्त टंगस्टन तापानिक उत्सर्जन के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। तो ये भाई तापानिक उत्सर्जन की जानकारी हो गई, है बहुत सरल, नाम से ही पता चलता है। तापानिक मतलब जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन तथा इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि तापानिक उत्सर्जन के लिए धातु में निम्नलिखित दो गुण होना चाहिए। सबसे पहला, धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए, और दूसरा, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं अपन नंबर 2 वाला। तापानिक के बाद कौन सा आता? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, नंबर 2, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिजर। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसकी खोज सबसे पहले हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी, और बाद में उसमें हाल्वेक्स नामक वैज्ञानिक ने उसको प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका अध्ययन सबसे पहले हर्ट्ज तथा हाल्वेक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने ये बताया कि अगर हम विसर्जन नलिका में, एक ऐसी नली जिसमें कम दाब पर गैस भरी होती है, उसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं। यदि हम विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी विकिरण आपतित करते हैं, तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब किसी धातु पर हम पराबैंगनी विकिरण डालते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आई ना? जैसे ये भाई धातु है, तो जब धातु सतह पर हम पराबैंगनी विकिरण डालेंगे तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्रकाश डाला हमने, इलेक्ट्रॉन निकले, तो परिपथ में क्या बहेंगी? धारा बहेंगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हुआ ना, इसलिए इसको हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। चलो लिखते हैं। जब किसी धातु तल पर पराबैंगनी विकिरण आपतित किए जाते हैं, आपतित किए जाते हैं, तो
धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तुरंत ही याद हो जाती क्योंकि तापानिक जैसी परिभाषा है। जब किसी धातु तल पर पराबैंगनी विकिरण आपतित किए जाते हैं तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। हो गया यहाँ तक। इसका अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज तथा हाल्वेक्स ने किया था। इसका अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज तथा हाल्वेक्स ने किया था। इसमें प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, नाम से पता चलता प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे प्रेस रहता ना, अपन लगाते तो गर्म होती तो वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वैसे ही यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो गया अपना। नंबर 3 था भाई क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। ये भी नाम से ही पता चलता। क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र भाई? विद्युत क्षेत्र। जब किसी धातु को हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक तीव्रता के क्षेत्र में रखते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो इस धातु के तल से, जब किसी धातु को हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इस घटना को अपन क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसको हम ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं क्योंकि कैथोड से किरणें निकलती है। तो इसको भी लिख लेते हैं। लिख लो। जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र, कोष्टक में लिखेंगे लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर, है ना। जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन करते हैं। और इसी के आगे इसे ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी करते हैं। ठंडे कैथोड से
उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा क्षेत्र उत्सर्जन की। क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र। जब किसी धातु को हम प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर में रखते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉन क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला है चौथा, कौन सा? द्वितीयक उत्सर्जन। नंबर 4, सेकेंडरी इमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन को समझो। जब किसी धातु तल पर, जैसे मान लो ये धातु है, इस धातु तल पर अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इस पर हम इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित करते हैं तो इस धातु तल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से इस धातु तल से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा इस धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिससे इसके अंदर के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस घटना को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। कैसे कहेंगे कि जब किसी धातु पर तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसको अपन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। चलो लिख लेते हैं। जब किसी धातु तल से, जब किसी धातु सतह से अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन, जब किसी धातु सतह से अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उपयुक्त घटना को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। है ना? क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है और वो धातु की सतह को पार करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक उत्सर्जन। चारों टाइप हो गए, है ना? देखो चारों टाइप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला पढ़ा था अपन ने रासायनिक उत्सर्जन। उसमें क्या होता है, धातु की सतह को गर्म करते हैं, धातु को गर्म करते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं और इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। फिर उसके बाद नंबर 2 पढ़ा अपन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। किसे कहते हैं, जब किसी धातु तल पर परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। नंबर 3 पढ़ा अपन ने क्षेत्र उत्सर्जन। जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट मीटर में रखा जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को अपन क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और चौथा अपन ने पढ़ा अभी द्वितीयक उत्सर्जन। जब किसी धातु पृष्ठ पर अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उपयुक्त घटना को क्षेत्र उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट रीडिंग।
इस अध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो भी अपन ने दूसरा नंबर का पढ़ा था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, वही है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, इसको समझो भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जो अपन ने दूसरा वाला पढ़ा था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, बिल्कुल वही है लगभग। इसका अध्ययन सबसे पहले सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसने बताया था कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड पर हम परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो उससे परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, बाद में सन 1888 में हाल्वेक्स नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रयोग रूप में प्रदर्शित किया। बात समझ में आ रही है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले सन 1887 में हर्ट्ज ने किया था। क्या बताया था उन्होंने कि जब विसर्जन नलिका मतलब जिसमें कम दाब पर गैस भरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विसर्जन नलिका। क्वार्टज का एक बल्ब लेंगे यहाँ पे। तो विसर्जन नलिका में जब हम कैथोड पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है, ऐसा उनने बताया था। ठीक है, बाद में सन 1888 में वैज्ञानिक हाल्वेक्स ने इसको प्रायोगिक रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, अब अपन हाल्वेक्स का प्रयोग देखते हैं। हाल्वेक्स ने क्या किया था? तो हाल्वेक्स ने क्या किया था, एक क्वार्टज का निर्वातित बल्ब लेते हैं हम। इसमें क्वार्टज का निर्वातित बल्ब है, इसमें जस्ते की दो वृत्ताकार चकतियां होती है। यहाँ पर हम वृत्ताकार नहीं बता सकते तो ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, और इन दोनों चकतियों का संबंध, दो प्लेटें होती है इसमें जस्ते की, एक का नाम सी एक का नाम पी। प्लेट सी का संबंध, ये प्लेट सी है और एक प्लेट पी है। प्लेट सी का संबंध बैटरी के ऋणात्मक सिरे से कर देते हैं और प्लेट पी का संबंध बैटरी के धनात्मक सिरे से करेंगे। साथ में परिपथ में एक धारामापी जी भी जुड़ा होता है, इसमें धारा को नापता है ये। इस प्रकार इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है ना, समझ गए। इसमें क्या होता है, कांच का क्वार्टज का निर्वातित बल्ब होता है। ठीक है, जिसके अंदर जस्ते की दो प्लेटें होती है। एक प्लेट सी का संबंध बैटरी के ऋणात्मक सिरे से होता है, दूसरी प्लेट पी का संबंध बैटरी के धनात्मक सिरे से होता है। साथ में परिपथ में एक धारामापी जी जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होगी प्रायोगिक व्यवस्था। जब हम आर्क लैंप से उत्सर्जित, आपने पढ़ा था परावैंगनिक विकिरण के प्राप्ति का स्रोत आर्क लैंप भी है, सूर्य से तो होती है पर आर्क लैंप, तो जब आर्क लैंप से उत्सर्जित परावैंगनी विकिरण कैथोड सी पर डालते हैं, परावैंगनी विकिरण हम कैथोड सी पर डालते हैं तो इस कैथोड सी की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। कि देखो जिस पर ऋण आवेश होता है उसको कैथोड कहते हैं, जिस पर धन आवेश होता है इसको एनोड कहते हैं, अपने को पता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब ये एनोड प्लेट पर कौन सा आवेश होगा, धन, कैथोड पर ऋण आवेश। तो ये हमको पता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और एनोड की ओर चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही कैथोड सी के इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, अगर हम जैसे ही परावैंगनी विकिरण कैथोड पर डालना बंद कर देते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। इसके विपरीत परावैंगनी विकिरण को अगर हम एनोड प्लेट पी पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाह्य परिपथ में धारा नहीं बहती है। ठीक है, ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था और एक प्रेक्षण है। मतलब उसने उसने ये देखा कि कैथोड सी पर जब परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो परिपथ में धारा बहती है, जैसे ही विकिरण आपतित करना बंद कर देते हैं धारा प्रवाह बंद हो जाता है। इसके विपरीत जब एनोड प्लेट पी पर विकिरण डालते हैं तो परिपथ में धारा नहीं बहती। ठीक है, ये किसने बताया था, हाल्वेक्स ने 1888 में। फिर उसके बाद सन 1890 में लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रयोग की व्याख्या की। अब देखो कैसे व्याख्या की, वैसे तो अपने को भी समझ में आ गया होगा कि कैसा होता है। लेनार्ड ने यह बताया कि जब कैथोड सी पर हम परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड पी की ओर आकर्षित होते हैं। कैथोड सी के इलेक्ट्रॉन
जब एनोड पी पर पहुंचते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, ये बता दीजिए, जब अपन विकिरण आपतित करना बंद कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना भी बंद हो जाते हैं, इसलिए परिपथ पूर्ण हुआ क्या? नहीं, धारा नहीं बही। इसके विपरीत जब अपन एनोड पर परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो इसकी सतह से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु ये कैथोड की ओर आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ऋण ऋण की तरफ आकर्षित नहीं होता है ना, तो परिपथ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए बाह्य परिपथ में धारा नहीं बहती है। ये इसने व्याख्या की, बहुत सरल है ना, सिंपल है। चलो इसको नोट कर लो। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ा लग रहा होगा, पर समझ के याद करोगे तो बहुत छोटा लगेगा। प्रश्न ऐसा आएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले सन 1887 में, देखो क्रम से है, सन 1887 में वैज्ञानिक हर्ट्ज ने किया था। उन्होंने क्या बताया कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड पर परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो विद्युत प्रभाव होने लगता है। बाद में सन 1888 में हाल्वेक्स नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रायोगिक रूप से, मतलब प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। अगला पॉइंट आएगा फिर प्रायोगिक व्यवस्था। हाल्वेक्स के प्रयोग में क्वार्टज का एक निर्वातित बल्ब होता है। क्वार्ट्ज का एक निर्वातित बल्ब होता है जिसमें जस्ते की दो प्लेटें होती है। एक प्लेट सी का संबंध बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, मतलब ये कैथोड बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी प्लेट पी का संबंध बैटरी के धनात्मक सिरे से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, ये बन गया अपना कैथोड और ये बन गया अपना एनोड। ठीक है, जब कैथोड सी पर आर्क लैंप से उत्सर्जित परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। जैसे ही परावैंगनी विकिरण डालना बंद कर देते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। इसके विपरीत जब एनोड पी पर हम विकिरण आपतित करते हैं तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या है। सन 1890 में लेनार्ड ने इसकी व्याख्या की, हाल्वेक्स के प्रयोग की व्याख्या की। लेनार्ड ने बताया कि जब कैथोड सी पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड पी की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है। जब कैथोड सी के इलेक्ट्रॉन एनोड पी पर पहुंचते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। जो धारा बहती है ना, उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जब हम परावैंगनी विकिरण आपतित करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना भी बंद हो जाएगा, जिससे धारा प्रवाह भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके विपरीत जब हम परावैंगनी विकिरण एनोड पी पर आपतित करते हैं तो एनोड से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन कैथोड सी पर नहीं पहुंचते, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, जिससे परिपथ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए बाह्य परिपथ में धारा नहीं बहती। तो इस प्रयोग के आधार पर हर्ट्ज लेनार्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी धातु सतह पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाह्य परिपथ में धारा बहती है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना भाई? हाँ, कर से लिखेंगे।